गुड मॉर्निंग। बीकॉम फर्स्ट ईयर के समस्त छात्र एवं छात्राओं, आज मैं आपको व्यवसाय प्रशासन विषय का पेपर फर्स्ट व्यापारिक संनियम का टॉपिक समझौता, व्यवस्थापन तथा समापन को ई कंटेंट के माध्यम से आज अध्ययन कराएंगे। सीमित देयता साझेदारी अधिनियम 2008 के अंतर्गत ये टॉपिक आता है और इस अधिनियम के अंतर्गत कभी कभी कोई सीमित देयता साझेदारी अपने लेनदारों या साझेदारों के साथ समझौता या व्यवस्थापन करती है। इसी प्रकार कभी कभी किसी सीमित देयता साझेदारी का समापन भी करना पड़ता है। इसी के संदर्भ में ये आपको ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, जो कि MDS वो महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय MSBU के सिलेबस के अनुसार है। वैसे आपको छात्र एवं छात्रा को ये ज्ञात होगा कि इस बार 25 से लेकर 30% तक का सिलेबस बीकॉम प्रथम वर्ष में व्यावसायिक प्रशासन विभाग में या तीनों फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में कम कर दिया गया है। तो मैं आज आपको उसी सिलेबस के अनुरूप पढ़ा रहा हूँ जो कि इस वर्ष कोर्स में है। तो इससे समझौता या व्यवस्थापन के संबंधित क्या प्रावधान है भारतीय में वो सीमित देयता साझेदारी अधिनियम 2008 के अंतर्गत। तो सबसे पहले तो यह है, समझौते या व्यवस्थापन के पक्षकार कौन कौन होते हैं। समझौता या व्यवस्थापन निम्नांकित पक्षकारों के बीच हो सकता है। वे पक्षकार कौन कौन से हैं? सीमित देयता साझेदारी एवं उसके लेनदारों के बीच, और दूसरा है सीमित देयता साझेदारी एवं उसके साझेदारों के बीच समझौता या व्यवस्थापन हो सकता है, और ये इसके दो पक्षकार माने गए हैं। दूसरा बिंदु है इसमें समझौते व्यवस्थापन के लिए आवेदन। समझौते या व्यवस्थापन के लिए अधिकरण को आवेदन निम्नलिखित में से किसी के द्वारा भी किया जा सकता है, जो हमने ई कंटेंट में आपको दिखा रखा है। वे निम्नांकित कौन कौन से व्यक्ति हैं? पहला है सीमित देयता साझेदारी द्वारा समझौते या व्यवस्थापन के लिए आवेदन किया जा सकता है। उसके दूसरे उसके किसी भी लेनदार द्वारा, जिसने उसको ऋण ले रखा है, किसी से अगर सीमित देयता साझेदारी ने किसी व्यक्ति से ऋण ले रखा है अर्थात लेनदार है, तो उसके द्वारा आवेदन किया जा सकता है। तीसरा उसके किसी भी साझेदार द्वारा, और चौथा साझेदारी समापन की प्रक्रिया में हो तो उसके समापक द्वारा अर्थात लिक्विडेटर द्वारा। चार में से किसी भी व्यक्ति के द्वारा समझौते व्यवस्थापन के लिए आवेदन किया जा सकता है। तीसरा बिंदु है इसके प्रावधानों में अधिकरण द्वारा सभा का आदेश। समझौते या व्यवस्थापन का आवेदन प्राप्त करने पर अधिकरण द्वारा लेनदारों या साझेदारों जैसी भी स्थिति हो कि सभा का आदेश दिया जा सकता है। यह सभा निर्धारित रीति से अथवा अधिकरण के निर्देशों के अनुसार बुलाई, आयोजित तथा संचालित की जाएगी। चौथा प्रावधान है 3/4 बहुमत से प्रस्ताव पर सहमति। किसी भी समझौते या व्यवस्थापन के प्रस्ताव पर सहमति तब हुई मानी जाएगी जबकि उस प्रस्ताव को 3/4 मूल्य वाले लेनदारों या साझेदारों द्वारा जैसी भी स्थिति हो पारित कर स्वीकार कर लिया जाएगा। और अगला इसमें प्रावधान है अधिकरण की स्वीकृति। किसी भी समझौते या व्यवस्थापन के प्रस्ताव को जब उपर्युक्त प्रकार से स्वीकृत कर लिया जाता है तब उसे अधिकरण द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा सकती है, किंतु अधिकरण किसी समझौते या व्यवस्थापन की स्वीकृति का ऐसा आदेश तब तक नहीं देगा
जब तक कि वह इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाएगा कि आवेदन करने वाली साझेदारी या करने वाले अन्य व्यक्ति ने शपथ पूर्वक या अन्य किसी प्रकार से उस साझेदारी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें उस साझेदारी की नवीनतम वित्तीय स्थिति तथा उसकी लंबित अन्वेषण कार्यवाही भी सम्मिलित हैं, को प्रकट कर दिया गया है। इस तब तक वो उसको स्वीकृति नहीं देता है जब तक कि उसके सामने वो सीमित देयता साझेदारी की सारी स्थिति उसके सामने, विशेषकर वित्तीय स्थिति और लंबित मामलों की स्थिति प्रकट ना कर दी जाए। इसके बाद में अगला इसमें प्रावधान है अधिकरण का आदेश बाध्यकारी। अधिकरण का आदेश सभी लेनदारों अथवा साझेदारों जैसी भी स्थिति हो और सीमित देयता साझेदारी पर बाध्यकारी होता है। यदि साझेदारी समापन की प्रक्रिया में हो तो यह आदेश परिमापक तथा अंशदाताओं पर भी बाध्यकारी होता है। फिर आगे नियम आदेश फाइल करना। अधिकरण द्वारा दिए गए आदेश को उस आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर साझेदारी द्वारा रजिस्ट्रार के पास फाइल किया जाएगा। आदेश तभी प्रभावी होगा जबकि उसे रजिस्ट्रार के पास फाइल कर दिया जाएगा। और उसके बाद नियम है दोष के लिए दंड। यदि कोई साझेदारी अधिकरण के आदेश को रजिस्ट्रार के पास फाइल करने में त्रुटि करती है तो वह साझेदारी तथा उसके प्रत्येक मनोनीत साझेदार को 1 लाख रुपये तक के अर्थदंड से दंडित किया जा सकेगा। और अगला इसमें प्रावधान है समझौता व्यवस्थापन का बाद या कार्रवाई पर रोक। अधिकरण आवेदन प्राप्त करने के उपरांत साझेदारी पर किसी भी बाद या कार्य को प्रारंभ करने या उसे जारी रखने पर तब तक रोक लगा सकता है जब तक कि उस आवेदन का निपटारा नहीं कर दिया जाता है। यह रोक अधिकरण द्वारा निर्धारित की गई शर्तों के अधीन लगाई जा सकती है। इस तरह से इसके 9 प्रावधान हैं जो कि किसी भी सीमित देयता साझेदारी के समझौता या व्यवस्थापन पर लागू होते हैं। अब इसमें एक बिंदु देख लीजिए आपकी जानकारी के लिए। समझौते या व्यवस्थापन के संबंध में अधिकरण की क्या शक्ति हैं। पहली शक्ति है उस समझौते या व्यवस्थापन की क्रियान्विति की देख रेख या निरीक्षण करना की शक्ति प्राप्त है उसको। दूसरी है उस समझौते या व्यवस्थापन के आदेश के समय अथवा उस आदेश के बाद उस समझौते या व्यवस्थापन के किसी भी विषय पर कोई ऐसा आदेश देना या उसमें कोई भी संशोधन ऐसा करना जो उसके समुचित क्रियान्वयन के लिए आवश्यक हो, ये भी उसके पास में शक्ति है, पावर है। और अगला एक बिंदु और है इसमें समापन आदेश। कभी कभी अधिकरण इस बात से संतुष्ट होता है कि किसी स्वीकृत किए हुए समझौते या व्यवस्थापन को बिना किसी संशोधन के अथवा संशोधन के बाद भी संतोषजनक ढंग से क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी दशा में अधिकरण स्वयं अर्थात स्वयं प्रेरणा से अथवा उस मामले में हित रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के आवेदन पर उस साझेदारी के समापन का आदेश दे सकता है। समापन का यह आदेश भी ठीक उसी प्रकार का समापन का आदेश होगा जबकि साझेदारी का धारा 64 के अधीन सामान्य रूप से समापन किया जाता है। तो इस तरह से ये इस व्यवस्था समझौते व्यवस्थापन के संबंध में अधिकरण की कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं। अब इसके बाद है समापन एवं विघटन। इसके बाद इसी टॉपिक में है समापन एवं विघटन। सीमित देयता साझेदारी के समापन एवं विघटन संबंधी निम्नलिखित प्रावधान हैं। पहला है समापन की विधियां कौन कौन सी हैं। किसी भी सीमित देयता साझेदारी का समापन
निम्नांकित में से किसी भी विधि से किया जा सकता है। पहली विधि क्या है? साझेदारी अथवा साझेदारों द्वारा स्वैच्छिक रूप से आवेदन करने पर। और दूसरी, अधिकरण द्वारा। जिस साझेदारी का समापन हो जाता है उसका विघटन किया जा सकता है, धारा 63 के अंतर्गत है। अधिकरण द्वारा समापन की क्या दशा है? अधिकरण द्वारा किसी सीमित देयता साझेदारी का समापन निम्नांकित में से किसी भी दशा में किया जा सकता है, जैसा कि हमने कंटेंट में दिखा रखा है। वे कौन कौन सी दशा हैं? यदि कोई साझेदारी यह निर्णय करती है कि उसका समापन अधिकरण द्वारा कर दिया जाए। दूसरी दशा है, यदि किसी साझेदारी के साझेदारों की संख्या घटकर 2 से कम हो जाती है और ऐसा हुए 6 माह से अधिक समय हो गया हो तो समापन कर सकता है अधिकरण। और तीसरी है, यदि साझेदारी अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ रहती है। और चौथी दशा है समापन की, यदि किसी साझेदारी ने भारत की प्रभुसत्ता, एकता तथा देश की सुरक्षा या जन न्याय व्यवस्था के हितों के विरुद्ध कोई कार्य किया है। और पांचवी दशा है इसकी समापन एवं विघटन की से संबंधित प्रावधानों में, यदि किसी साझेदारी ने निरंतर 5 वित्तीय वर्षों तक अपना लेखा एवं शोधन अथवा विवरण अथवा अपनी वार्षिक विवरणी रजिस्ट्रार को फाइल नहीं की है। और छठवां बिंदु है इसमें, यदि अधिकरण की राय में किसी साझेदारी का समापन करना उचित एवं न्याय संगत होता है। तो समापन की विधियों में ये 2 समापन की विधियाँ हैं। साझेदारी अथवा साझेदारों द्वारा स्वैच्छिक रूप से समापन किया जा सकता है, और उस अधिकरण द्वारा। और अधिकरण द्वारा समापन की क्या कौन कौन सी दशा हैं, ये हमने आपके 6 दशाओं का अध्ययन किया है। इनकी अगर कोई भी दशा एक उत्पन्न होती है तो उस दशा में अधिकरण उस साझेदारी का अर्थात सीमित देयता साझेदारी का समापन कर सकता है। समापन एवं विघटन के नियम क्या हैं? केंद्र सरकार को यह शक्ति प्राप्त है कि वह सीमित देयता साझेदारी के समापन एवं विघटन के लिए प्रावधान करने हेतु नियम बना सकती है। ये धारा 65 के अंतर्गत दिया गया है। इनमें कुछ प्रावधान हैं। पहला प्रावधान है, साझेदारी के साथ साझेदारों का व्यावसायिक लेन देन। किसी भी सीमित देयता साझेदारी का साझेदार उस साझेदारी को ऋण दे सकता है तथा व्यवसाय का अन्य कोई लेन देन कर सकता है। उस ऋण या लेन देन के लिए उस साझेदार को वे सभी अधिकार एवं कर्तव्य होंगे जो किसी ऐसे व्यक्ति के होते हैं जो उसका साझेदार नहीं है। और दूसरा है प्रावधान, कंपनी अधिनियम के प्रावधानों को लागू होना। केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी कर यह निर्देश दे सकती है कि किसी साझेदारी पर कंपनी अधिनियम के वे प्रावधान लागू होंगे जो अधिसूचना में निर्दिष्ट किए जाएंगे। केंद्र सरकार यह निर्देश भी दे सकती है कि वे प्रावधान अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अपवादों, संशोधनों या अनुकूलनों के साथ लागू होंगे। ये समापन एवं विघटन के नियम हैं। और तीसरा है नियम इसका, इलेक्ट्रॉनिक फाइल करना। इस अधिनियम के अधीन फाइल किए जाने वाला, अभिलिखित किया जाने वाला या पंजीकृत किया जाने वाला कोई भी प्रलेख निर्धारित रीति से एवं निर्धारित शर्तों के अधीन फाइल, अभिलिखित या पंजीकृत कराया जाएगा। यदि रजिस्ट्रार को किसी प्रलेख की प्रति या प्रलेख का उद्धरण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से फाइल किया गया है तो वह प्रलेख या उद्धरण यदि रजिस्ट्रार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन उपलब्ध किया जा सकता है। प्रलेख की ऐसी प्रति या ऐसे उद्धरण को किसी भी कार्रवाई में ठीक उसी प्रकार स्वीकार्य साक्ष्य माना जाएगा
जैसा कि मूल प्रलेख को माना जाता है। और चौथा प्रावधान है समापन एवं विघटन से संबंधित अतिरिक्त शुल्क का भुगतान। कभी कभी कोई प्रलेख या विवरणी जो इस अधिनियम के अधीन निर्धारित अवधि के भीतर रजिस्ट्रार को फाइल करनी होती है अथवा पंजीकृत करानी होती है, किंतु उसे उस अवधि में फाइल या पंजीकृत नहीं कराया जाता है, ऐसे में उस प्रलेख को उसे फाइल या पंजीकृत करने के लिए निर्धारित की गई अवधि के 300 दिनों के भीतर भी फाइल या पंजीकृत किया जा सकता है। किंतु इस हेतु 100 रुपये प्रतिदिन का अतिरिक्त शुल्क सामान्य शुल्क के अतिरिक्त भी देना होगा। और अगला पॉइंट है दंड में वृद्धि। यदि कोई साझेदार या उसका कोई साझेदार या मनोनीत साझेदार कोई अपराध करता है तो उसके द्वारा दोबारा उसके पश्चात भी कोई अपराध किया जाता है तो उसे निर्धारित रीति से दंडित किया जा सकता है। किंतु यदि किसी अपराध के लिए कारावास की सजा के साथ अर्थदंड का प्रावधान है तो दोबारा अपराध या पश्चातवर्ती अपराध के लिए अर्थदंड की निर्धारित राशि से दोगुनी हो जाएगी। और अगला है प्रावधानों में है केंद्र सरकार के द्वारा जो सीमित देयता साझेदारी के विघटन पर नियम बनाने का, उनमें है अधिकरण के लिए आदेश की अनुपालना नहीं करने पर दंड। कोई भी व्यक्ति अधिकरण के किसी आदेश का पालन नहीं करता है तो उसे 6 माह तक के कारावास की सज़ा तथा कम से कम 50,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जा सकेगा। और उसके बाद है साधारण दंड का नियम। कभी कभी कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन दोषी होता है, किंतु उसके लिए अधिनियम के दंड का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं होता है। ऐसी दशा में उस व्यक्ति को कम से कम 5,000 रुपये के तथा अधिकतम 5 लाख रुपये तक के अर्थदंड से दंडित किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त उसे 50 रुपये प्रतिदिन तक के प्रथम दिन को छोड़कर अर्थदंड से तब तक दंडित किया जा सकेगा जब तक ऐसा दोष जारी रहेगा। और अगला नियम है केंद्र सरकार द्वारा शक्ति प्राप्त है उसके संबंध में निष्क्रिय साझेदारी का नाम रजिस्टर से हटाना। यदि रजिस्ट्रार उचित कारणों के आधार पर यह विश्वास करता है कि कोई सीमित देयता साझेदारी अपने व्यवसाय या कार्यों का संचालन इस अधिनियम के प्रावधानों को अनुरूप नहीं कर रही है तो वह उस साझेदारी का नाम साझेदारियों के रजिस्टर में से निर्धारित रीति से हटा सकता है, किंतु रजिस्ट्रार ऐसा करने से पूर्व उस सीमित देयता साझेदारी को सुनवाई का अवसर अवश्य देगा। और अगला नियम है जो अंतिम है साझेदारियों द्वारा अपराध। इसके अंतर्गत क्या है, निम्नांकित दशाओं में कोई भी सीमित देयता साझेदारी अथवा उसका कोई भी साझेदार अथवा उसका कोई मनोनीत साझेदार अपराध के लिए दायी माने जाएंगे तथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी एवं उन्हें दंडित किया जाएगा। यदि साझेदारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया गया अपराध उसके किसी साझेदार या मनोनीत साझेदार अथवा किन्हीं साझेदारों या मनोनीत साझेदारों की सहमति से अथवा मौन सहमति से किया गया है। और दूसरा है यदि साझेदारी के द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया गया अपराध उसके किसी साझेदार या मनोनीत साझेदार अथवा किन्हीं साझेदारों या मनोनीत साझेदारों की लापरवाही से हुआ है। इस तरह से आज हमने सीमित देयता साझेदारी अधिनियम 2008 के अंतर्गत समझौता व्यवस्थापन तथा समापन का ई कंटेंट के माध्यम से इस चैप्टर का अध्ययन किया है, जिसमें आपको समझौता व्यवस्थापन की
क्या है कि क्या इससे के प्रमुख प्रावधान हैं। और इसके बाद समापन एवं विघटन, अर्थात सीमित देयता साझेदारी का समापन एवं विघटन किस किस किन विधियों से होता है और कौन कौन सी दशा में होता है, और इससे संबंधित प्रमुख प्रावधान जो कि केंद्र सरकार के द्वारा बनाने की जिसको शक्ति है का ई कंटेंट के माध्यम से अध्ययन किया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।